प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे द्वारा इतिहास विषय की क्लास आपको दी जा रही है। इसी क्रम में ये मेरी दूसरी वीडियो है इतिहास विषय के प्रथम अध्याय की। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूँगा। आप लोग सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का, ऐसी जो महामारी फैली हुई है हमारे देश में, इसमें सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का भली-भांति पालन करें, अर्थात लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। और एक उम्मीद करूँगा कि वीडियो देखने के बाद या जो भी PDF नोट्स या जो भी YouTube चैनल के वीडियोस मेरे द्वारा आप लोगों को दिए जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसे लगते हैं। क्या आप लोगों को मेरे द्वारा जो भी चीज़ें समझाई जाती हैं, जो भी टॉपिक समझाए जाते हैं, समझ में आते हैं या नहीं। आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आइए शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ शब्दों के बारे में, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द इस चैप्टर में इस्तेमाल हुए हैं जिनके बारे में आप लोगों को जान लेना ज़रूरी है। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि राष्ट्रवाद है क्या, है ना। राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम, है ना। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। तो यही कारण है कि जैसे हम देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद को प्रारंभ होने में, है ना, तो सबसे पहला आपका जो भाग है इस अध्याय का, उसमें आपको सबसे पहले मिलता है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में। इसीलिए ये जान लेना जरूरी है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जो है वो राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्र क्या है? अर्नेस्ट रेनन के अनुसार समान भाषा वस्त्र से बने राष्ट्र को राष्ट्र कहते हैं। समान भाषा वस्त्र से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का परम बिंदु होता है। अगला पॉइंट आता है इसमें, स्टेटस जनरल क्या है ना। स्टेटस जनरल 1989 ईस्वी में की गई एक आम सभा थी जो क्षेत्र के फ्रांसीसी संप्रदायों के संपदाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। बाद में इसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया, ठीक है ना। अगला आता है इसमें वियना कांग्रेस 1815। तो वियना कांग्रेस 1815 क्या है? वियना कांग्रेस 1815 में लागू हुआ, इसलिए इसे वियना कांग्रेस कहा गया, ठीक है। वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 18 से प्रारंभ होकर 14 जून 1815 तक चला। यह वियना में आयोजित किया गया, इसलिए इसे हम वियना कांग्रेस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी चैप्टर में नेपोलियन का भी नाम आता है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन जो था नेपोलियन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो नेपोलियन के बारे में भी इसमें आता है, लेकिन वो मैं अभी नहीं, जब आपको फ्रांस की क्रांति को समझाऊंगा उस समय इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, सबसे पहले आपको मिलता है 1848 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सैरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप में और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि सभी लोग एक लंबी कतार, पीछे तक एक बहुत लंबी कतार है, इसमें स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। किस उम्मीद के साथ? अपने देश में जो एक निरंकुशवादी सरकार है ना, अपने देश में जो एक निरंकुशवादी सरकार है उसको ख़त्म करके प्रजातांत्रिक गणराज्य की मांग कर रहे हैं। ये लोग मांग करते हैं, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं।
जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। देखिए प्रतिमा के सामने जो आपके कुछ कचरा जैसा पड़ा हुआ है ना, ये निरंकुश संस्थानों के अवशेष दिखाए गए हैं, संस्थानों के ध्वस्त अवशेष दिखाए गए। शहरियों के कल्पना दर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिसकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। देखिए ये चित्र देख रहे हैं आप लोग, इसमें अलग अलग तरह के झंडे लोग पकड़े हुए हैं, अलग अलग तरह की पोशाक पहने हुए हैं। इस चित्र से जो है हम ये पहचान कर सकते हैं कि कौन से लोग किन देशों के हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 ईस्वी की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में संगठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिलसिलियों की राजधानी लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह और संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। देखिए आप लोग ये देख सकते हैं ना, ऊपर से जो ये संत ईसा मसीही और ये जो आपको ये दिखाए जा रहे हैं, है ना, ये लोग जो दिखाए जा रहे हैं इस एरिया में, है ना, इन लोगों की बात की जा रही है। तो 19वीं सदी के यूरोप में भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया गया है। इस आशय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे, इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तन से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुत्व एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। देखिए इसमें कई सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे नए शब्द इसमें दिखाए गए निरंकुशवाद, है ना। निरंकुशवाद क्या है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। देखिए इससे क्या समझ में आता है, यूरोप के अंदर कई सारे देश थे जिनमें निरंकुशवादी सरकारें थीं, और ये सरकारें जो थीं वो अपने देश की प्रजा यानी कि वहाँ रहने वाले नागरिकों के कल्याण के बारे में कुछ भी नहीं सोचती थी, है ना। एक निरंकुशवादी सरकार का मतलब क्या होता है ना, अब बार आपको बताया गया है। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, यानी कि ऐसी सरकार सत्ता में एक ऐसा शासक होता है जो ना तो प्रजा की सुनता है, ना ही उनके ऊपर कोई अंकुश होता है, ना ही कोई उनके ऊपर दबाव होता है। एक तरह से सरल शब्दों में अगर हम कहें तो मनमानी सरकार, है ना। जैसा सम्राट जो भी है या जो भी राजा है ना, पहले क्या था यूरोप में, राजतंत्र था। राजतंत्र को हटा करके जनता वहाँ की प्रजातंत्र चाहती थी, है ना, प्रजातंत्र चाहती थी। प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है ना। अर्नेस्ट रेनन ने भी
क्या है इसके बारे में बताया है। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में शावान विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र को अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्यूएस्ट सी क्यू अन्नेसन, राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। ठीक है ना। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा, इन्होंने कहा एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता, अर्थात स्वतंत्रता दिखाई ही नहीं पड़ती, स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। ठीक है ना। मैं इस चैप्टर में आप लोगों को अभी सिर्फ इतना ही समझाया हूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, बस इतना समझिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे द्वारा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के उदय के क्या कारण थे, वहाँ के राष्ट्र का विचार क्या था, तत्कालिक कारण क्या था, या फ्रांसीसी क्रांति के उदय में मुख्य भूमिका किन कारणों ने निभाई, इनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। थैंक यू।